कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी देख सकते हैं कि 18 सितंबर को यानी कि कल आपका पेपर है और आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है कि आप क्या पढ़ें। भाई अभी जो आप कंप्लीट कर रहे थे उसे करना छोड़ दो और केवल ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो जो इस वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले ही अपलोड कर दिए थे लेकिन उनके आंसर मैं किसी कारण से नहीं बता पाया था। लेकिन अभी आंसर बता रहा हूँ, साथ में बिल्कुल इनको कंप्लीट कर लो एक एक से। देखिए सिलेक्टेबल क्वेश्चन है, जल्दी ही यहाँ पे एमसीक्यूज का वीडियो डाल दूंगा जो कि आपकी वस्तुनिष्ठ कवर करवा दूंगा उस वीडियो में। तो ये वीडियो देख लेना पूरा, इसमें से सिलेक्टेबल क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ। देखिए इन्हें आप तैयार कर लेते हैं तो ये आपकी वार्षिक परीक्षा तक के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे भाई, तो बिल्कुल बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2 अंक की है, फिर 3 अंक की और 4 अंक के सभी प्रकार के क्वेश्चन है। बिल्कुल हम मतलब आपके क्या कह रहे हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव के अंक छोड़ करके सारे नंबर जो है कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो जो है देखिएगा और सभी क्वेश्चन हम कवर करेंगे, है ना, आंसर के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है अपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अंक में पूछा जाता है अपेक्षिक वेग क्या है ना। तो किसी गतिशील वस्तु के साथ के सापेक्ष दूसरी वस्तु का अपेक्षिक वेग पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन की दर के बराबर होता है ना, तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं। यदि किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है। देखिए जो भी विद्यार्थी पेपरों के चक्कर में है कि पेपर मिल जाएगा पेपर, तो भाई पेपर हर एक जिले का अलग अलग पेपर बनना है और आप पेपर के चक्कर में रहेंगे तो किसी भी जो है रास्ते के नहीं रहेंगे और आपका पेपर खराब हो जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए आप, केवल उनमें से अगर जो पेपर बता रहे हैं उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर उन्हें देख सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि यही 100% आपका पेपर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है और आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा, है ना। चलिए देखिए प्रक्षेप गति आपका ये क्वेश्चन रहेगा, ये 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, 2 है ना, छोटा आएगा। तो गति किसे कहते हैं तो इतना पूछा जाएगा। और अगर लॉन्ग में आता है तो नीचे उसका क्वेश्चन दिया गया है, पूरा हम आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद है बल का ऐसा मात्रा को में सूत्र लिखिए। भाई ये इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या पता इसके 2 क्वेश्चन आ जाएं सीधे, है ना। और देखिए ऑब्जेक्टिव में बन सकता है ऐसा मात्रा क्या है, बल का न्यूटन है, और विमेय सूत्र क्या है, mLT-2, यही आपको याद रखना है। इसके बाद घर्षण किसे कहते हैं। भाई घर्षण किसे कहते हैं ये आपका एक शब्द या वाक्य में पूछा जा सकता है या फिर 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। याद रखेंगे कि घर्षण जो है जब 2 तल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं ना, तो उनके बीच जो बल लगता है उसे घर्षण बल कहते हैं। स्पर्शीय एक तरीके से बल लगता है, स्पर्शीय बल लगता है तथा उसकी अपेक्षिक गति का विरोध करता है ना। जब 2 वस्तुओं के बीच क्या है, उनके संपर्क तलों के या पृष्ठों के बीच, है ना, एक बल कार्य करता है जिससे कि हम घर्षण बल कहते हैं ना, तो ये आंसर याद रखेंगे। इसके बाद है जड़त्व से आप क्या समझते हैं। भाई जड़त्व तो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विरामावस्था यानी कि उसकी रुकी हुई अवस्था, वो रुकी हुई है या गतिशील अवस्था या फिर उसकी दौड़ती हुई अवस्था या गति कर रही है वस्तु, उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध नहीं करती है, मतलब उससे रोके रखती है, उसकी मतलब किसी भी अवस्था में उसका विरोध नहीं करती है, उसकी विरामावस्था या उसकी गतिशील अवस्था में विरोध नहीं करती है, तो वो जड़त्व कहलाता है एक तरीके से, है ना, रुकना। अगला क्वेश्चन है आपका संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। भाई इतना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार आता है। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है तो उसका कुल रैखिक संवेग जो है संरक्षित रहता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्या है, घर्षण से होने वाले हानि तथा लाभ बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर में भी बन सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है भाई, तो याद रखेंगे। यहाँ पे 2 लाभ और हानियाँ दी गई हैं, देख सकते हैं। घर्षण के कारण भोजन चबाया जाना और घर्षण के कारण ही पृथ्वी पर चल पाना, है ना, तो ये जो है इससे लाभ हो जाते हैं। हानि क्या है, मशीनों की दक्षता, मशीनों के कलपुर्जे घिस जाना, है ना, जब खटपट होता रहता है, घिसता रहता है, तो वही कलपुर्जे खराब ही तो होते हैं, है ना, मशीन भी खराब हो जाती है घिसते घिसते, है ना, तो ये घर्षण के कारण होता है। और हम पृथ्वी पर चल पा रहे हैं, हम दांतों से भोजन चबा पा रहे हैं भाई, तो वो घर्षण ही हमारे दांतों के बीच लग रहा है, उससे हम चबा पा रहे हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं। इसके बाद है क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं। कारण बताना है आपको, क्योंकि इससे समयांतराल डेल टी, है ना, डेल टी समयांतराल का जो है मान बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है ना। अतः चाल एफ बल है, यहाँ पे बल है ना, अतः बल एफ का जो है परिमाण कम होगा, जिससे उसके हाथ में चोट लगने का भय नहीं रहेगा, यानी कि जब उसे समय मिल जाएगा, समयांतराल डेल टी में जो है यहाँ पे बढ़ोतरी हो जाएगी, अधिक हो जाएगा, तो उसे जो है बल का, उससे क्या होगा, बल का परिमाण कम हो जाएगा और उसके हाथों पे बल तेज नहीं लगेगा और समय मिल जाएगा, तो चोट लगने का खतरा टल जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया भाई, कार्य ऊर्जा प्रमेय 2 अंक के रूप में लिख कर रख लो। यहाँ पे किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने पर बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, तो पूरा कंप्लीट करो इसे, है ना। इसके बाद है प्रत्यास्थ संघटक किसे कहते हैं। प्रत्यास्थ संघटक किसे कहते हैं, दोनों में अंतर भी आ सकता है। चलिए दोनों को साथ देखते हैं भाई।
प्रत्यास्थ संघट्ट वे संघट्ट होते हैं जिनमें निकाय का संवेग व गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए अब प्रत्यास्थ संघट्ट वे संघट्ट होते हैं जिनमें निकाय का संवेग तो संरक्षित रहता है किंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। इसमें क्या होता है, इसमें गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं प्रत्यास्थ में, और अप्रत्यास्थ में केवल और केवल यहाँ पे क्या है, संवेग संरक्षित रहता है, ना कि गतिज ऊर्जा। तो बस यही इनमें अंतर है, मेनली याद रखिएगा, है ना। और दैनिक जीवन में कीचड़ को छिटक कर दीवार पर चिपकना तथा गोली का लक्ष्य के अंदर घुसकर रुक जाना प्रत्यास्थ संघट्ट के ही उदाहरण है ना। तो ये आंसर याद रखिएगा। इसके बाद विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि सूत्र में कोई विमाहीन नियतांक आता है तो उसका मान जो है इस विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसकी सीमा है। इसके बाद है सेकंड, इसमें क्या इसकी सीमा रहेगी, विमीय विश्लेषण विधि से ऐसे सूत्र को स्थापित नहीं किया जा सकता है ना, ये रहेगा आपका। इसके बाद है विमीय विश्लेषण के उपयोग, भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट, है ना। 4 दे दिए हैं मैंने, 2 याद कर लीजिएगा अपने हिसाब से जो भी सरल लगे। किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, ये विमीय विश्लेषण का उपयोग है या अनुप्रयोग कह सकते हैं एक तरीके से, मात्रक ज्ञात करना भौतिक राशि का, है ना। मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करना, विमीय संतुलन द्वारा किसी समीकरण की सत्यता की जांच की जा सकती है ना। तो इस तरीके से आप चारों पॉइंट पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। इसके बाद सेकंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए, है ना। तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 तथा त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर नीचे की ओर होगा, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक समान परिवर्तित त्वरण को समझाइए, है ना। एक समान व परिवर्तित त्वरण को समझाना है, तो भाई एक समान त्वरण देख लेते हैं। एक परिवर्तित त्वरण दिया गया, यदि वस्तु की गति के दौरान त्वरण का परिमाण व दिशा नियत रहें तो कण का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है ना। अब परिवर्तन त्वरण देखते हैं, देखिए क्या है यहाँ पे, अगर गति के दौरान त्वरण का परिमाण व दिशा जो है नियत रहती हैं तो वो एक समान त्वरण कहलाएगा, सीधी बात है ना। जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है ना, गति करे, गति के दौरान उसका त्वरण और जो परिमाण उसकी दिशा, है ना, जो है एक नियत रहें तो क्या है उसको हम एक समान त्वरण कहेंगे। और परिवर्तित त्वरण वस्तु के त्वरण का परिमाण अथवा दिशा अथवा दोनों परिवर्तित रहें, यहाँ पर नियत हैं, एक समान है ना, और यहाँ पर परिवर्तित हैं तो इसका त्वरण जो है परिवर्तित त्वरण कहलाएगा, है ना। मतलब यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद है वृत्तीय गति किसे कहते हैं भाई, उसके लिए आवर्तकाल, वृत्तीय गति का क्वेश्चन आगे है कि किसे कहते हैं। वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल एवं आवृत्ति की परिभाषा लिखिए। कंप्लीट क्वेश्चन आपके आंसर में दिया गया है, आप वृत्ति देख सकते हैं, और ये आपका यहाँ पे इसका मात्रक भी बताया गया है आवर्तकाल का, है ना, पता ही होगा आपको। और इसे कैसे दर्शाते हैं, ओमेगा, है ना, कोणीय वेग, इस तरीके से आप पूरा आंसर कर लेंगे। इसके बाद एक अंक सदिश किन्हें कहते हैं, ये आपका एक अंक सदिश का आंसर दिया गया है। जल्दी जल्दी करते जाइए क्योंकि टाइम नहीं है। और अगला पेपर आपका हिंदी का है, वीडियोस डल चुके हैं, जाइए देखिए, अपना पूरा कवर कीजिए, है ना। पूरा का पूरा पेपर का बिल्कुल सॉल्यूशन डाल दिया है, जाकर के पूरा वीडियो देख लेना। देखिए ये क्वेश्चन शायद हमारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको देखिए इन क्वेश्चन नंबर पर विश्वास नहीं करना भाई, ये तो इधर उधर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, है ना। देखिए एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए भाई, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है। एक न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर आरोपित करने पर उसमें बल की दिशा से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण जो है उसमें उत्पन्न कर देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आता ही है ना। रोलर और लॉन मूवर को धकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान होता है ना, रोलर या लॉन मूवर को धकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान होता है, इसको हम पूरा आंसर के साथ समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन बना है जो कि आपका पूछा जाएगा। लॉन मूवर को खींचने के लिए, है ना, यहाँ पे धकेलने की बात की जाएगी, यहाँ पे खींचने की बात की जाएगी। देखिए स्टार्टिंग से एक बल जो कि F है ना, यहाँ से क्षैतिज से कोण पर ऊपर की ओर लगाया जाता है। इस बल का ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की ओर होता है जो लॉन मूवर के प्रवाही भार को कम कर देता है। और लॉन मूवर को धकेलने, आप धकेलने की बात की जा रही है ना, धकेलने के लिए एक बल जो है F क्षैतिज से 8 कोण पर, है ना, क्षैतिज कोण पर नीचे की ओर लगाया जाता है। इसमें क्या है, बल ऊपर की ओर लगाया जा रहा था, है ना, तो यहाँ पे नीचे की ओर लगाया जाता है। इस बल का ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर होता है जो लॉन मूवर के प्रभावी भार को बढ़ा देता है, अतः लॉन मूवर को धकेलने की तुलना में खींचना आसान होता है ना। तो यही आपका आंसर रहेगा। इसके बाद है एक पारसेक में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं भाई, तो आपका आंसर सामने आपके दिए का है ना। इसके बाद आपका है एक कॉमा है यहाँ पे, है ना, ये दशमलव नहीं है, 206 एक कॉमा है इस तरीके से, है ना, ये देख सकते हैं। इसके बाद आवेग क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए, है ना, एसआई मात्रक, है ना, यही आपको लिखना है।
बल तथा समयांतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है ना। बल तथा समयांतराल के गुणनफल को खालिस्तान कहा जाता है, या इस तरीके से आता है कि बल लिख दिया जाएगा, है ना, समयांतराल, और इनटू में आपसे इक्वल में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा सकता है ना। यह एक सदिश राशि है, जो आवेग है एक सदिश राशि है। यह इसका ऐसा ही मतलब न्यूटन इंटू सेकेंड है, याद रखेंगे। इसके बाद मूल राशियाँ किसे कहते हैं भाई? तो वे राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है भाई, तू जिधर जाए मुझे क्या, है ना, मतलब एक दूसरे से कोई उन्हें मतलब नहीं है, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, मतलब स्वतंत्रता से भरी हुई राशियाँ जो मूल राशियाँ, है ना। मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा याद रहे, है ना, ऐसे में बना रहता है, क्योंकि कल ही पेपर है तो इतनी जल्दी तो नहीं भूल जाओगे। शक्ति की परिभाषा विमीय और मात्रक सूत्र, मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए, है ना। देखिए ये जो है शक्ति की परिभाषा है, ये तो अगर नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मात्रक एवं विमीय सूत्र इसका याद रखना, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव बनता ही बनता है भाई। तो शक्ति की परिभाषा देखें, किसी कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं, या कोई कार्यकर्ता इकाई समय में जितना कार्य करता है उसे उसकी शक्ति कहा जाता है। मतलब अपन में जितनी शक्ति है ना, अपन एक कार्य करने की दर, जो जितनी भी दर है अब ना, उसकी जो शक्ति है तो उसे हम शक्ति कहेंगे, है ना। तो ये आपका शक्ति हो जाएगा। इसके बाद इसका जो विमीय सूत्र है ये रहेगा mL2T-3। इसका जो शक्ति का मात्रक होता है वो वाट होता है ना, शक्ति का मात्रक क्या है? वाट होता है ना। याद रखेंगे, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव्स मैंने कंप्लीट कराए हैं, जाकर के देख लीजिएगा। ऊर्जा का संरक्षण नियम लिखिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या कहता है भाई? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसका रूपांतरण किया जा सकता है। ये सबसे सरल है बिल्कुल भाई। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा ना तो हम देखिए, ऊर्जा को हम ना तो बना सकते हैं और ना ही इसे खत्म कर सकते हैं। उसे हम एक रूप से दूसरे रूप में केवल चेंज कर सकते हैं, ना कि हम उसे बनाया खत्म कर सकते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड में संपूर्ण ऊर्जाओं का कुल योग जो है नियत रहता है। अगर हम उसे बना पाएँ या खत्म कर पाएँ तो भाई बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। यहाँ से हम देखेंगे 3 अंकीय प्रश्न जो कि आपके 3-3 मार्क्स में पूछे जाएंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या रहेगा? घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपाय लिखिए। भाई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम लाभ हानि घर्षण की देख चुके हैं, घर्षण कैसे कहते हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके भाई इसको कम करना है हमें तो उसका उपाय क्या है, इसको बढ़ाना है तो इसका उपाय क्या है, देख लेते हैं। पॉलिश करके, किसी चीज़ में हमें घर्षण देखिए वो ज़्यादा घिस रही है, मतलब वहाँ पे घर्षण ज़्यादा है ना, दो वस्तुओं के बीच में या फिर कहीं भी किसी भी सतह पर, तो हमें करना है कम वहाँ पे घर्षण, तो उससे हम पॉलिश कर सकते हैं उस जगह को स्नेहल का उपयोग करके, बॉल बियरिंग का उपयोग करके, है ना। इसके बाद है बहुत चिकनी सतह जैसे बर्फ़ पर सूखी मिट्टी या बालू डाल करके हम वहाँ पर घर्षण को बढ़ा सकते हैं। और वाहनों के टायरों में खांचे बनाकर, हमारे चप्पल जो होते हैं उनमें खांचे बना करके ना, तो वो वहाँ पे घर्षण बढ़ाया जा सकता है। यही इनके उपाय रहेंगे। इसके बाद देख सकते हैं स्थैतिक घर्षण तथा सीमांत घर्षण को परिभाषित कीजिए। भाई तो दोनों दिए गए हैं, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में ब्रह्मावस्था में होती हैं, और यहाँ पे ब्रह्मावस्था में होती हैं तो उनके बीच लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं, है ना। एक गतिज घर्षण होता है ना, तो वो अलग चीज़ है। यहाँ पे हम सीमांत और स्थैतिक देख रहे हैं, है ना। इससे यहाँ पे FG इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद सीमांत घर्षण बल क्या है? तो सीमांत संतुलन की अवस्था में दोनों संपर्क पृष्ठों के बीच लगने वाला स्थैतिक घर्षण बल ही सीमांत घर्षण बल कहलाता है ना। कि सीमांत संतुलन की अवस्था में दोनों संपर्क वस्तुओं के बीच या पृष्ठों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसे हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया गया है जो कि 3 नंबर में आता है। भाई संरक्षी और संरक्षी बल में अंतर लिखिए। तो ये रहेगा आपका संरक्षी और असंरक्षी। भाई देख सकते हैं इस बल द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो है कण के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है ना। और ये आपका संरक्षी बल का, दोनों के अंतर बिल्कुल से याद कर लो, उदाहरण याद कर लो। देखिए अगर अंतर नहीं आए तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि निम्न में संरक्षी बल का उदाहरण है ना। तो सभी केंद्रीय बल जो हैं वो संरक्षी बल का उदाहरण है। और घर्षण बल हो गया, श्यान बल हो गया, ये क्या? हाँ संरक्षी बल के उदाहरण, बिल्कुल से याद रख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम को लिखिए। भाई ये नियम लिखा है और इसका डायग्राम इस तरीके से आप बनाएंगे, ये पूरा आपको कंप्लीट करना है भाई, है ना। ये देखिए दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित किए जा सकते हैं, तो उनका परिणामी सदिश परिमाण तथा दिशा में त्रिभुज की तीसरी
भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होगा। इस तरीके से ये आपका पूरा डायग्राम दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वृत्तीय गति किसे कहते हैं समझाइए, है ना। वृत्तीय गति का व्यंजक भी हमें करना है भाई, अभी केंद्र त्वरण का व्यंजक भी याद करना है। चलिए देख लेते हैं। वृत्तीय गति है, यहाँ पर नाम से ही समझ पा रहे होंगे, जब कोई कण किसी अक्ष के चारों ओर एक क्षैतिज वृत्ताकार मार्ग में नियत गति करता है ना। तो देखिए वृत्ताकार मार्ग में इस तरीके से गति कर रहा है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। तो उसकी एक गति जो है एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। तो यही वृत्तीय गति का आंसर रहेगा। इसका देख लेते हैं डायग्राम। इस तरीके से आपको कंप्लीट कर देना है। वृत्तीय गति के लिए आप ये बनाएंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्या है, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। तो भाई ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है। 2 नंबर में ही ये पूछा जाएगा। 2 अंतर इसके कर लेने हैं कंप्लीट। वैसे मैंने यहाँ पे 3 बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूल मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं, अतः ये जो है एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं। मतलब मूल मात्रक जो है एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, जैसे कि मूल राशियाँ होती हैं, है ना। उसी तरह मूल मात्रक जो है एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, है ना। जबकि व्युत्पन्न मात्रक जो है एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं। मूल मात्रकों को अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है, जबकि व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किया जा सकता है ना। देखिए उल्टा है बिल्कुल, मतलब मूल मात्रकों को अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, जबकि व्युत्पन्न जो मात्रक हैं उनको मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किया जा सकता है। मूल मात्रकों के मानक परिभाषित होते हैं, व्युत्पन्न मात्रकों के मानक परिभाषित नहीं होते हैं। बिल्कुल से याद रखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन आपका सर्पी तथा बेलन या लोटने का घर्षण याद रखेंगे। इस तरीके से लोटने, है ना, ये पूछा जाएगा। आपका क्वेश्चन आपका आता है, जब एक पिंड किसी दूसरे पिंड के पृष्ठ पर फिसलता है तो दोनों के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। यानी कि जब फिसलता है मतलब वो सर्प की तरह खसकते हुए जा रहा है, भाई खिसक रहा है, फिसल रहा है ना, तो वो सर्पी घर्षण बल कहलाता है। और जब एक पिंड किसी दूसरे पिंड पर लुढ़कता है, लुढ़क रहा है, तो लोटना जानते हैं, बुंदेलखंड में लुढ़कने को लोटना बोलते हैं ना। तो लोटना इस तरीके से समझ सकते हैं आप, ये लुढ़कना लोटना, है ना। तो वो अगर कोई वस्तु लुढ़क रही है दूसरी वस्तु पर या कहीं भी सतह पर, तो यहाँ पे उनके मध्य जो कार्य करने वाले घर्षण बल को बेलन या लोटनिक घर्षण बल कहते हैं ना। देखिए अगर हम किसी सतह पर एक बेलन को लुढ़काएं, है ना, इस तरीके से छोड़ दें तो वो यार ऐसे लुढ़कते हुए जाएगा ना, तो बेलन से याद रखिए, उसे बेलन घर्षण बल कहते हैं ना। इसके बाद है अपना अंतर सेकंड है, सर्पी घर्षण का मान अधिक होता है, बेलन घर्षण या लोटनिक घर्षण का मान कम होता है ना, कम है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कार्य ऊर्जा प्रमेय की। भाई हम ये देख चुके हैं। इसके बाद हमें इसे अचर बल हेतु सिद्ध करना है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में बन सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, देख सकते हैं। तो वस्तु द्वारा संपन्न किया गया कार्य पूरा इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। इसका आपका पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, बिल्कुल सही हो, और इसे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ तक आपका कंप्लीट रहेगा, है ना। तो पूरा आपको दिया गया है सॉल्यूशन, है ना। v² बराबर u² + 2as, है ना। इससे आपको फर्स्ट समीकरण से गति के सॉल्व करना है। इसके बाद 4 नंबर के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं भाई। तो प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4 नंबर के रूप में आता है। अगर प्रक्षेप गति केवल क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना छोटा क्वेश्चन आता है तो 2 अंक में पूछा जाएगा, और अगर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये भाई 4 अंक में ही आएगा, है ना। तो आपको भाई 4 अंक पूरे कंप्लीट करने हैं, और अगर आप ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पूरे नंबर कंप्लीट रहेंगे। कोई अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो कंप्लीट रहेगा ही, और लॉन्ग आया तो छूटेगा नहीं, क्योंकि हम पूरा कंप्लीट किए हैं। तो भाई पहले तो परिभाषा याद कर लेनी चाहिए कि प्रक्षेप गति होती क्या है ना। तो यदि किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा क्या होती है, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है हम नीचे से कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, है ना। तो से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, है ना, किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र गति पर गति करता हुआ पृथ्वी पर अन्य किसी स्थान पर आकर के लौट जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैंने एक बॉल फेंकी, है ना, बॉल मैंने फेंकी ऊपर, तो वो सीधे मेरे ऊपर तो नहीं ना गिरेगी, थोड़ी दूर मेरे से गिरेगी, थोड़ी दूर गिरेगी, कहीं भी इस तरफ उस तरफ, कहीं थोड़ी मुझसे दूर गिरेगी। तो वो क्या है, वो प्रक्षेप गति है ना। वक्र गति करती हुई चली जाती है, थोड़ी दूर चली जाती है, तो वो प्रक्षेप गति हो जाती है ना। तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपका पूरा व्यंजक दिया गया है, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। इसका डायग्राम इस तरीके से बना लेंगे, और ये नीचे उड्डयन काल का जो है व्यंजक आता है। अगर कोई देखे तोड़कर भी इसमें दे देते हैं कभी कभी कि क्षैतिज परास का करना है या उड्डयन काल का करना है, तो इन्हें आपको कंप्लीट दोनों को कर लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं। देखिए आंसर दिया गया है, साथ में इसका यही डायग्राम, वो वृत्तीय गति वाला डायग्राम मैंने बताया था, वो वहाँ पे
तोड़ तोड़ के दिया गया था, वहाँ पे देखिए इस तरीके से दिया गया था, लेकिन ये यहाँ पे उसी में सम्मिलित है, दोनों को एक तरीके से जोड़ दिया गया है और ये पूरा व्यंजक आपके सामने रहेगा। और इसका अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक आपके सामने आ सकता है। इसके सामने इसका ऑब्जेक्टिव भी एक बन सकता है जो कि कंप्लीट जरूर से कर लेंगे, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार से नए नए बनते हैं तो ऐसे ही बनते हैं जो कि आपके व्यंजक से उठा लिए जाते हैं सीधे, है ना। और ये अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, 20 ग्राम की एक गोली है जो कि 900 किलोग्राम प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, जो कि एक 25 सेंटीमीटर तक एक बोरी के ढेर में घुस जाती है ना, एक रेत के ढेर में घुस जाती है। गोली में उत्पन्न मंदन को ज्ञात करना है आपको। तो इसका आंसर जो है कंप्लीट, सीधे आंसर देख लीजिए। अब मैं जल्दी आपके आंसर कंप्लीट करा देता हूं ताकि आप लोग तैयारी कर सकें, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम के लिए समय नहीं बचा है। ये आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि देखिए ऐसे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, है ना। -2000 जूल इसका राइट आंसर रहेगा। ये आप किए होंगे अगर क्वेश्चन आपने डेरिवेशन किए हैं, अन्य क्वेश्चन किए हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है। देखिए मैंने बताया था ना कि तोड़ करके क्वेश्चन को देता है, तो यहाँ पे 30 डिग्री वाला ये क्वेश्चन आता है तो 4 अंक में ये कंप्लीट कर लेंगे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वृत्ति गति वाला दिया गया है। इसके लिए आपको अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक ज्ञात करना है, ये रहेगा कंप्लीट आंसर। इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग भी, जैसे आपने सरल कोचिंग वगैरह में दी पढ़ा है, तो कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए इन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर कवर नहीं हो पाए हैं, अगली वीडियो में हो जाएंगे। आपको गति का द्वितीय समीकरण जो है सिद्ध करना है, F = m/a, है ना। इसके बाद समीकरण जो आपका ये दिया गया है इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ से भी जैसे बने ढूंढ ढांड करके कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रहा हूँ अभी, ये ज़रूर से पूरे कर लें। और यहाँ तक हमारे होते हैं सभी क्वेश्चन कंप्लीट। जल्दी ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इन क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। आई होप कि आप अपना पेपर अच्छी तरीके से करके आएंगे। मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लाता हूँ जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करा दिए जाएंगे, वैसे पिछले वीडियो में करवा दिए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपके हिंदी के पेपर के लिए।